बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उससे पहले अगर हम पिछला वाला यूनिट रिकॉल कर ले तो उसमें हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स। और हमने पढ़ा था कि डाइजेशन का ये जो प्रोसेस है ये सेवरल स्टेजेस में कंप्लीट होता है। पहले उसमें हमने माउथ का जिक्र किया था। बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके दांत नहीं होते, वो दूध पीते हैं और जो दूसरे लिक्विड्स होते हैं उस पर फीड करते हैं। लेकिन जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको दांतों की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सॉलिड फूड को चबा सके। देखिए, बच्चा जब 8-9 महीनों का हो जाता है तब उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और जब वो 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 टीथ का एक सेट होता है जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। जैसे ही बच्चा 6 साल का हो जाता है तो मिल्क टीथ गिरने शुरू हो जाते हैं और मिल्क टीथ की जगह नए टीथ निकलना शुरू हो जाते हैं जिसको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ 32 टीथ का एक सेट होता है। हम अगर परमानेंट टीथ का ख्याल रखते हैं तो ये जिंदगी भर खराब नहीं होते। तो हमने पढ़ा था कि टीथ के 4 टाइप्स होते हैं, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अगर हम परमानेंट टीथ का ख्याल रखते हैं तो जिंदगी भर खराब नहीं होते। दांतों के ऊपर जरासीम की वजह से एक लेयर नमूदार हो जाता है जिसको हम प्लेग कहते हैं। हम अगर रोजाना मसवाक या टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं तो उससे प्लेग का खात्मा हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है माउथ से शुरू होता है। माउथ में 2 तरह की ब्रेकडाउन होती है, केमिकल ब्रेकडाउन और मैकेनिकल ब्रेकडाउन। मैकेनिकल ब्रेकडाउन ये है जब हम दांतों के जरिए फूड को चबाते हैं और केमिकल ब्रेकडाउन ये है कि जब हम फूड चबाते हैं उस दौरान हमारे माउथ में एक लिक्विड प्रोड्यूस हो जाती है थ्रू सलाइवरी ग्लैंड्स, उसको हम सलाइवा कहते हैं। और उस सलाइवा में एक अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च की ब्रेकडाउन करता है माल्टोज में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो च्यूड फूड है ये फूड पाइप के जरिए स्टमक में पहुंच जाता है। स्टमक में एसिड होता है और जूसेस होते हैं जिसको हम डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस के जरिए ब्रेकडाउन हो जाती है फूड मॉलिक्यूल्स की और एसिड के जरिए फूड में जितने सारे बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। फिर स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स के वॉल्स को अगर हम देखें तो उस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम विली कहते हैं। विली के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उससे वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होती है और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट में स्टोर हो जाते हैं जिसको हम रेक्टम कहते हैं। फेसेस वो वहां पर स्टोर हो जाते हैं और फिर फाइनली एनस के जरिए बॉडी से निकल जाते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि बॉडी में कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जो डाइजेशन में मदद करते हैं, जिस तरह हमने पेनक्रियास का जिक्र किया था, लिवर का जिक्र किया था और गॉल ब्लैडर का जिक्र किया था। उसके बाद हमने ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। अच्छा जी, आज का हमारा नया यूनिट है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसमें हम पहले सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या है। देखिए बच्चों, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको नजर आ रहे हैं वो एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने सारे लिविंग थिंग्स है वो एक यूनिट से बनी हुई है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम इसलिए कहते हैं कि सेल लाइफ का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है। ऑल लिविंग बॉडीज को अगर हम देखें तो वो सेल से बनी हुई है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। क्योंकि उन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल्स ने बॉडीज को स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है और वो फंक्शन भी करता है, इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरह आप देखें ना, अपने इस क्लास को देखें तो ये कमरा ईंटों से बना हुआ है ना, इस तरह हमारी बॉडी है या जितने सारे लिविंग बॉडीज है वो सेल से बनी हुई है, इसलिए हम कहते हैं कि सेल जिंदगी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, सेल्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर से देखें
सेल क्या है? जितने सारे लिविंग बॉडीज है और सेल से बनी हुई है, एक स्मॉल यूनिट से बनी हुई है, जिसको हम सेल कहते हैं। सेल लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। सारे जितने लिविंग बॉडीज है वो सेल से बने हुए हैं और इसलिए हम कहते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या सेल के बारे में हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या उसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के बारे में अगर हम पढ़ते हैं या उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आपको दो सेल्स दिखाए गए हैं। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल्स है। देखिए बच्चों, एनिमल सेल और प्लांट सेल की अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एनिमल और प्लांट दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर प्लांट सेल को अगर हम देखें तो इसमें सेल वॉल है और यहाँ पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। एनिमल सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर वैक्यूल बहुत सारे हैं और स्मॉल है। प्लांट सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वैक्यूल है लेकिन और लार्ज है। यहाँ पर अगर हम प्लांट में देखें तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट भी है और यहाँ पर सेल वॉल भी है जो एनिमल सेल्स में नहीं है। इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल का ये जो आउटर कवरिंग है, एनिमल सेल में भी आप देख सकते हैं और प्लांट सेल में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये सेल मेम्ब्रेन है जो सेल का कवरिंग है। आउटर कवरिंग प्लांट का सेल वॉल होता है और एनिमल्स का आउटर कवरिंग क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल्स का आउटर कवरिंग है। आप एनिमल सेल को देखें तो सेल मेम्ब्रेन ने सेल को एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको समझ आ रही है ना? एनिमल सेल को उसने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस तरह अगर हम प्लांट को भी देखें, प्लांट सेल को भी देखें तो प्लांट सेल को भी सेल मेम्ब्रेन ने स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसका जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? सेल वॉल है। आपको समझ आ रहा है? अच्छा बच्चों, उसके बाद है न्यूक्लियस, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर अकरिंग इन मोस्ट सेल। अगर हम बहुत सारे सेल्स को देखें तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। आप एनिमल सेल में भी देख सकते हैं और प्लांट सेल में भी देख सकते हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इंशाल्लाह आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे। अच्छा, तो न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। जिस तरह अगर हम बैक्टीरिया को ले ले तो उसमें ये न्यूक्लियस नहीं होता। तो इसलिए बहुत सारे सेल्स में अगर हम देखें तो ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर उसमें पाए जाते हैं जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं और न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस का काम ये है कि सेल के जितने सारे एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। एनिमल सेल में भी अगर हम देखें या प्लांट सेल में देखें तो सेल में जितने सारे एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अच्छा बच्चों, उसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म को देखें तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल को फिल करता है। देखिए फिर से सुने, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिन्होंने सेल्स को फिल किया हुआ होता है। अच्छा बच्चों, ये जो साइटोप्लाज्म है ये वाटर, साल्ट्स और प्रोटीन से बना होता है। जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म में प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, फिर से सुने, आज हमने सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स क्या है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर हम सेल्स के बारे में पढ़ते हैं या सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि जो सेल का आउटर कवरिंग होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप भी देता है, सर्टेन मटेरियल्स को एलो करता है कि वो सेल के अंदर चले जाए या सेल से बाहर निकल जाए। फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे सेल्स को अगर हम देखें तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और उस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं और वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग।
आपको समझ आ रही है ना? जितने सारे एक्टिविटीज होती है सेल में वो कौन कंट्रोल करता है? वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा कि साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल्स को फिल करता है। साइटोप्लाज्म वाटर से, साल्ट्स और प्रोटीन से बना हुआ होता है और जितने सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो यहाँ साइटोप्लाज्म में प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, साइटोप्लाज्म के बाद है वैक्यूल। वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनील्स है जो सारे प्लांट्स में कुछ एनिमल सेल और कुछ बैक्टीरियल सेल में मौजूद होता है। अगर हम प्लांट सेल को देखें तो उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होता है जो लार्ज होता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम ये होता है कि ये फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है और जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनको स्टोर करता है। देखिए फिर से देखिए बच्चों, वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनील है जो सारे प्लांट सेल में कुछ एनिमल सेल और कुछ बैक्टीरियल सेल में मौजूद होती है। अगर हम एनिमल सेल्स को देखें तो उसमें वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं लेकिन वो स्मॉल होते हैं साइज में, और अगर हम प्लांट में देखें तो उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होता है लेकिन वो लार्ज होता है। और वैक्यूल्स का काम ये होता है कि ये फूड स्टोर करता है, वाटर स्टोर करता है और जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको स्टोर करते हैं। अच्छा बच्चों, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद होता है, ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में मौजूद होता है और उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं उस ग्रीन पिगमेंट को? उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट फिर उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करता है। फिर से देखें, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता, प्लांट सेल में मौजूद होता है और उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर प्लांट उस सनलाइट एनर्जी को फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल करता है। अच्छा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के बाद है सेल वॉल। ये जो प्लांट का आउटर कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है प्लांट में। अगर हम सेल वॉल को देखें तो प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है और ये प्लांट्स की प्रोटेक्शन भी करता है और उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देता है। अच्छा बच्चों, आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपने प्लांट सेल का एक लेबल डायग्राम बनाना है और फिर उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।